अभिवादन स्वीकार करिए विकास कुमार का। आज हम लोग हैं अर्थव्यवस्था पार्ट 2 में। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में फिर से बात समझेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बताए थे कि इकोनॉमिक्स क्या है, डायनेमिक है। ठीक है, डायनेमिक यानी इसका इम्पैक्ट, अगर कोई भी एक्टिविटी होता है तो इस सब्जेक्ट पे इम्पैक्ट बहुत ही तेजी से पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर टेक्नोलॉजी भी इन्हेंस हुआ तो वहाँ की इकोनॉमिक्स पे, एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। सोशल साइंस यानी सोशल कहने का मतलब पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ या कोई दिक्कत आई, तब पर भी वहाँ पे इकोनॉमिक्स पे इम्पैक्ट वहाँ क्या होगा, पड़ेगा। उस पे इम्पैक्ट डेफिनेटली है कि यहाँ पे क्या क्या होगा कि पढ़ना तय है, इम्पैक्ट आएगा आपका। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको एक स्टेटमेंट हमेशा बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स जो होता है वो डायनेमिक सब्जेक्ट होता है। और इकोनॉमिक्स इसीलिए लोगों को थोड़ा कम समझ में आता है और समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अगर आप एक काम करेंगे कि एकदम बिल्कुल सर्टेन रूल अप्लाई करके चलेंगे, एकदम नहीं नहीं यही रूल हमेशा अप्लाई करना है, तो ये आपका फ्लॉप हो जाएगा और आप इकोनॉमिक्स को नहीं समझ पाएंगे। आपको समझने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाइड करना पड़ेगा। क्लासिफाइड करना पड़ेगा कि हम सर्टेन एरिया में मतलब यहाँ पे ये थ्योरी अप्लाई होगा, इस जगह पे ये थ्योरी अप्लाई होगा और यहाँ पे ये थ्योरी अप्लाई होगा। यानी एरिया वाइज थ्योरी बदलती जाती है, इसीलिए इकोनॉमिक्स को डायनेमिक सब्जेक्ट बोला जाता है। अब इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इकोनॉमिक्स का भी डिफिनीशन, जब इकोनॉमिक्स के डिफिनीशन की बात करेंगे तो पहले आइए इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन की बात कर लें। तो इकोनॉमिक्स की जो डिफिनीशन है, इकोनॉमिक्स की जो डिफिनीशन है वो सारे ऑथर आपको मिलेंगे या इकोनॉमिस्ट मिलेंगे, वो अपने अपने अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। ऑथर्स कह लीजिए या फिर कह लीजिए इकोनॉमिस्ट कह लीजिए, वो सब अपने अपने अकॉर्डिंग डिफिनीशन दिए हुए हैं। और किसी का भी डिफिनीशन आप ये मत कह दीजिए कि वो गलत है, या किसी का भी डिफिनीशन 100% सही नहीं कहना है। आपको सारे विचार को पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में जितने विचार हैं वो सारे विचार को पढ़ना है, मगर किसी विचारधारा में नहीं बहना है। एक अपना खुद का थॉट डेवलप करना है। ये बात ठीक से समझ लीजिएगा। आपको कार्ल मार्क्स के बारे में भी पढ़ना है और केन्स के भी बारे में पढ़ना है, कैपिटलिस्ट के बारे में भी पढ़ना है, सोशलिस्ट के बारे में भी पढ़ना है। और वो सारे जितने भी थ्योरी हैं वो अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि अप्लाई नहीं होते, वो अप्लाई होते हैं, मगर वो उनके एरिया जो होते हैं वो फिक्स होता है, क्लासिफाइड होता है कि इस एरिया में वो अप्लाई होंगे। ये मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके चलिएगा, अदरवाइज आपको इकोनॉमिक्स समझने में बहुत दिक्कत होगी। एक और हम स्टेटमेंट हमेशा बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, वो है ह्यूमन बिहेवियर को बिल्कुल समझना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझना काफी आसान हो जाएगा। ह्यूमन बिहेवियर को समझना स्टार्ट करेंगे तो काफी आसान होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। चाइल्डहुड में आपकी बेसिक नीड कुछ और रहा होगा, बेसिक नीड कुछ और रहा होगा और डिजायर कुछ और रहा होगा। और यही एक ओल्ड पर्सन से या फिर यंग पर्सन से आप पूछोगे, ओल्ड पर्सन हो या फिर क्या हो, यंग पर्सन हो, तो उससे जब आप पूछेंगे तो उसका बेसिक नीड और डिजायर चेंज हो गया होगा। ठीक है, कुछ चेंज हो जाता है। तो कुछ ऐसे ही सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स भी है। इकोनॉमिक्स में इसीलिए हम इसको हमेशा डायनेमिक वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार, कि डायनेमिक सब्जेक्ट है, वक्त के साथ देखकर अपने आप को बदल लेता है। चलिए आइए तो कुछ बातें आज हम लोग कर लें इकोनॉमिक्स परिचय में भी, कि देखिए अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ जो होता है धन से होता है, यानी वेल्थ से होता है। ये बात ठीक से समझ लीजिएगा। ओके, और अर्थशास्त्र के अंतर्गत
धन एवं उससे संबंधित सभी पक्षों का समग्र अध्ययन करते हैं, यानी टोटल अध्ययन जो हम लोग करते हैं और विश्लेषण एनालिसिस करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इकोनॉमिक्स बोलते हैं या अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अर्थव्यवस्था में आप क्या करते हैं कि धन यानी वेल्थ, वेल्थ में सारी चीज हम लोग काउंट करेंगे। आप क्या खाते हो, कैसे रहते हो, सिर्फ वेल्थ पैसे ही थोड़ा ना होते, या गोल्ड ही थोड़ा ना होता, या सिल्वर ही थोड़ा ना होता। वो सारी चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अध्ययन करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे और उसका एनालिसिस भी करेंगे। एनालिसिस कहने का मतलब ये है कि इस स्टेट तक तो ये डिसीजन सही है, मगर उसके बाद ये डिसीजन क्या होगा, गलत हो जाएगा। एनालिसिस में ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी एनालिसिस में 100% हम किसी को सही नहीं बोल पाते। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वही चीज एक बेस्ट वर्क है। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मेरी बात ठीक से सुन लीजिएगा, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वही चीज क्या है, अभी बेस्ट है, यही डिसीजन बेस्ट है, उसी को हम लोग एनालिसिस बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग ये सारी बातें करेंगे और यहाँ पे 5 प्रमुख स्तंभ यहाँ पे बताया गया है, सुन लीजिए। उत्पादन यानी प्रोडक्शन क्या है, हमारा उपभोग क्या है यानी हम कंज्यूम क्या करते हैं, वितरण कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, विनिमय कहने का मतलब सीधा सीधा एक्सचेंज से है, और यहाँ पे लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस से है। किससे है? पब्लिक फाइनेंस, कि पब्लिक में फाइनेंस का कंडीशन कैसा है, उस पब्लिक की परचेजिंग पावर कैसी है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? इतनी बातें हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स सारी बातें यानी प्रोडक्शन है, डाउट मत रखिएगा, ये क्या है आपका? प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन कहने का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए कि बहुत सारे वस्तुओं को, रॉ मटेरियल को मिलाकर अगर हम लोग एक गुड्स बनाते हैं, जैसे हमारे पास मोबाइल भी है, तो मोबाइल क्या है? ढेर सारे ऑब्जेक्ट से मिलकर बने हुए हैं, तो एक प्रोडक्ट है, तो उसी को प्रोडक्शन बोलेंगे। ओके, आइए देखिए फिर देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्र में उपयोग परंपरागत क्षेत्रों के अध्ययन के साथ साथ अनेक नई संकल्पनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। कि इकोनॉमिक्स में मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास ए रिसोर्स होता तो हम ऐसा एक्ट करते, ऐसा काम करते या ऐसा टास्क करते। कहने का मतलब ये है, ऐसा टास्क करते, कहने का मतलब ये है। जैसे राजस्व, पब्लिक वेलफेयर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड, विदेशी विनिमय यानी फॉरेन एक्सचेंज, और बैंकिंग इत्यादि, ये सब की बात हम लोग करते हैं अपने रिसोर्स और अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र की परिभाषा संबंधित विद्वानों का मत है। अब देखिए, हम आपको एक बात बोले थे कि बहुत अच्छे अच्छे इकोनॉमिक्स अपने अपने अकॉर्डिंग क्या किए हैं कि डिफिनीशन दिए हुए हैं। तो अल्फ्रेड मार्शल पहले मैथमेटिशियन थे, बाद में फिर अर्थशास्त्र में बहुत काम किए। तो उनका था कि अर्थशास्त्र मनुष्य का व्यवहार का अध्ययन करता है। इनका स्टेटमेंट डायरेक्ट मिलता है, जैसे हम बोले आपको कि ह्यूमन बिहेवियर से मैच करता है, तो उन्होंने कहा मनुष्य के व्यवहार से मैच करता है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को यानी धन का विज्ञान कहा करते थे। एडम स्मिथ जो है धन का विज्ञान कहा करते थे। धन का विज्ञान कहने का मतलब सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि हमको वेल्थ जो है एक साइंस की तरह काम करता है। वेल्थ जो है एक साइंस की तरह काम करता है। जो साइंस का डिफिनीशन आप लोगों ने पढ़ा है, सुसंगठित, सुव्यवस्थित यानी वेल डिफाइंड अरेंजमेंट की तरह काम करता है। ये किनका स्टेटमेंट है? एडम स्मिथ का है। रॉबिन्स आते हैं, ये भी बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने भी अर्थशास्त्र को एक विज्ञान कहा, और वो विज्ञान किसके बेस पे है? तो ह्यूमन बिहेवियर के बेस पे है, और उसकी आवश्यकताओं यानी नीड, इच्छाओं, डिजायर, उपलब्ध, अवेलेबल, यहाँ पे रिसोर्सेस और वैकल्पिक प्रयोग के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। इस सारे बीच के हमको कब अपनी बेसिक नीड को प्रीफर करना है, मेरी बात ठीक से सुनिएगा, कब हमें अपनी बेसिक नीड को प्रीफर करना है, कब हमें हॉबी को प्रीफर करना है, और कब हमें डिजायर की बात करना है, और कब हमें क्राइसिस की तरह सिमट कर रह जाना है। यानी क्राइसिस कहने का मतलब एक सर्टेन एरिया में डिसीजन लेना है। तो ये सारे बीच का जो अध्ययन होता है, उनके बीच का जो अध्ययन है, यही स्टडी करते हैं, वो अर्थशास्त्र का एक विज्ञान है। किनका स्टेटमेंट है? तो रॉबिन्स।
नेक्स्ट आइए इसकी बात समझते हैं हम लोग। और प्रोफेसर सैमुअलसन के अनुसार इन्होंने क्या बोला, अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा नवीनतम, विज्ञान समूह में नवीनतम एवं सभी सामाजिक विज्ञान की रानी है। यानी वो सीधा सीधा बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है, मेरी बात ठीक से सुनिएगा, जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, सोशल साइंस, सोशल साइंस, सोशल साइंस प्लस साइंस का, प्लस किसका, साइंस का, दोनों की क्या है, रानी है। ठीक है, दोनों की रानी है। ऐसा ये क्यों बोलते हैं, बताते हैं हम क्यों बोलते हैं। देखिए, जब भी हम कोई सोशल एक्टिविटी भी करते हैं तब पर भी हमें मनी की, यानी गुड्स ऑफ एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है, वेल्थ की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम कोई साइंटिफिकली काम करते हैं तब पर भी हमें क्या होता है कि वेल्थ का ही रिक्वायरमेंट होता है। दो तीन एग्जांपल हम दे दें, अगर आपको कुछ भी रिसर्च करना है, कुछ भी रिसर्च करना है तब पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना है तब पर भी आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए, यानी करेंसी चाहिए। और सोशल एक्टिविटी कहने का मतलब, सपोज करिए कि कोई सोशल कार्यक्रम करना है तब पर भी आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए, यानी गुड्स ऑफ एक्सचेंज का मीडियम तो आपको चाहिए। तो इसी बात को सीधा सीधा प्रोफेसर सैमुअलसन के स्टेटमेंट देते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, दोनों यानी सोशल साइंस और साइंस दोनों सब्जेक्ट की रानी। ओके, बात समझ आया। अब आइए कुछ जो बुक लिखा गया है, ये बुक भी बहुत प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए, हम वही टॉपिक बहुत अच्छे से लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आया है और थ्योरी के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी आप उसे देख सकते हैं साकेत के व्यवसाय यूट्यूब चैनल पे। आइए, प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स 1890 में हुआ था और एक सबसे पहले लिखे थे अल्फ्रेड मार्शल, जिनके अकॉर्डिंग अभी हम लोग इकोनॉमिक्स का डिफिनीशन पढ़े। नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ साइंसेस 1932 में ये रॉबिन से लिखे थे, जिनका स्टेटमेंट रानी वाला था। द थ्योरी ऑफ द इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, जे एम किंग्स, ये बुक है। और यही बुक, ये बुक का नाम, ये बुक है और इधर ऑथर का नाम है, यानी इकोनॉमिस्ट का नाम है, अर्थशास्त्री का नाम है, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहने का मतलब क्या है कि हम लोग वह काम कर रहे हैं, वह कार्य कर रहे हैं, कार्य यानी टास्क, ठीक है, कर रहे हैं जिससे वेल्थ का क्रिएशन हो, हमारे पास वेल्थ क्रिएट हो, वेल्थ क्रिएट हो। क्रिएट कहने का मतलब अर्निंग हो, सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए, वेल्थ का अर्निंग हो। क्रिएट के मतलब ये है, क्रिएट वर्ड थोड़ा हटा दीजिए क्योंकि नॉन एक्टिविटी में भी आएगा। तो वेल्थ का अर्निंग हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मानव द्वारा धन व संपत्ति से संबंधित सभी क्रियाओं आर्थिक क्रियाओं कहलाती हैं। इनका मापन मौद्रिक मूल्यों से यानी करेंसी से किया जाता है। मौद्रिक मूल्य कहने का मतलब है कि करेंसी यानी हमारे पास जो रुपए होते हैं, जो हमारे पास क्या होता है, रुपए होता है, माध्यम से किया जाता है। इसलिए ये क्रियाएं राष्ट्रीय आय में मूल्य वृद्धि करती है। उदाहरण में कोई व्यवसाय करना, नौकरी करना आदि। जो हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं यानी व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो ठेला का दुकान क्यों ना खोले हो या दुकान खोले हो, वो भी उससे क्या होगा। इसीलिए हम बोले कि वेल्थ का अर्निंग करने का पर्पस है। क्रिएट वर्ड इसीलिए आपको हटावा दिए थे हम कि क्रिएट वर्ड न लिखिएगा। वेल्थ अर्निंग करने का जो भी मीडियम होगा हम उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। तो यही बात यहाँ पे नौकरी करना भी, अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं मैन्युफैक्चर कंपनी में या सर्विस कंपनी में भी, तो वो क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेल्थ क्रिएट होता है मगर हमारा पर्पस वेल्थ अर्निंग का नहीं होता। वेल्थ क्रिएट तो होता है मगर वेल्थ अर्निंग का पर्पस नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेल्थ क्रिएट होगा मगर, मेरी बात ठीक से सुनिएगा, वेल्थ क्रिएट होगा मगर अर्निंग का पर्पस नहीं होता है, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मानव द्वारा समाज और धार्मिक अथवा भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से
किए गए सभी कार्य अनार्थिक क्रियाओं की श्रेणी में किया जाता है। इन कार्यों में व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि यानी सेल्फ सेटिस्फैक्शन प्राप्ति होती है और न कि धन अथवा संपत्ति की। जरूरतमंद की सहायता करना, रक्तदान करना, इस तरीके का जो हम लोग कार्य करते हैं या पूजा पाठ करना, वो सारे काम किसमें काउंट किया जाता है? नॉन एक्टिविटी में काउंट किया जाता है। मेरी बात ठीक से याद रखिएगा, नॉन एक्टिविटी में वेल्थ अर्निंग का पर्पस नहीं होता है, मगर वेल्थ तो क्रिएट होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सॉरी यहाँ पे आर्थिक क्रियाओं का यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का सीधा सीधा आप मीनिंग निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट के जो भी आपके सेविंग होते हैं उससे निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला जब भी एक्टिविटी करते हैं तो हम प्रोडक्शन क्या बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट का क्या यूज है, सोसाइटी में कैसी डिमांड है, ठीक है। और इसका कंजम्पशन यानी लेगा कौन, ठीक है, लेगा कौन? मोबाइल बनाने वाला ये जानता होगा कि हमारा कस्टमर कौन है, तो अल्टीमेटली हम उसे कंजम्पशन ही कह रहे हैं। किसान जब अन्न उगाता है तो उसे पता है कि लेगा कौन, वो कंजम्पशन ही है। एक्सचेंज कहने का मतलब भाई हम बदले में पैसे देंगे और हमें गुड्स मिलेगा, हम बदले में करेंसी देंगे और हमें क्या मिलेगा? गुड्स मिलेगा, ठीक है। यही हमारा क्या है? एक्सचेंज है। डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग समझ लीजिएगा। सोसाइटी में टाइम टू टाइम हमेशा गवर्नमेंट को एक ख्याल रखना पड़ता है और सरकार को भी, या किसी भी वेल बिहेवियर सोसाइटी को चलने के लिए टाइम टू टाइम डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का करना पड़ता है और पर्टिकुलर उनको वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है और पर्टिकुलर उनको जिनकी बेसिक नीड फुलफिल ना हो, जिनकी क्या ना हो? बेसिक नीड फुलफिल ना हो, फुलफिल नहीं होगा, उनको क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, नहीं तो सोसाइटी में क्राइम रेशियो बढ़ जाता है। ये बात ठीक से समझिएगा। और पब्लिक फाइनेंस की बात हम अलग से टॉपिक में करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो इस पे हम बात करेंगे आपसे। अभी बस समझ लीजिए कि गवर्नमेंट के पास जितना राजकोष वगैरह सब स्टडी करते हैं, सब वो पब्लिक फाइनेंस में ही आते हैं, राइट। नेक्स्ट आइए, देखिए फिर हम लोग बात कर रहे हैं उत्पादन यानी जो प्रोडक्शन की बात है। तो यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तु की उपयोगिता या पेन चेंज कर दें, हाँ, वस्तु की उपयोगिता, वस्तु के महत्व में वृद्धि की जाती है उत्पादन में, यानी श्रम, लेबर, पूंजी, कैपिटल, वह टेक्नोलॉजी आदि का व्यापार महत्व होता है। अतः यह विषय भी अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। यह विषय भी अर्थशास्त्र के में सम्मिलित किया जाता है। परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि उत्पादन के अंतर्गत किसी भी वस्तु अथवा सेवा का आवश्यकता का अनुरूप निर्माण या उपयोग किया जाता है, जिससे उसकी संरचना में परिवर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उत्पादन। उसकी संरचना में परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सपोज करिए मोबाइल है, ठीक है, और इसकी संरचना में अलग से यहाँ सेमीकंडक्टर आया, अलग से कैमरा आया, अलग से लेंस आया, और इसकी संरचना में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो वही परिवर्तन की ही बात हम लोग इसमें कर रहे हैं कि परिवर्तन होता है, वही प्रोडक्शन बोलते हैं। कि इनपुट आउटपुट और बदलना है, क्या है ये? हमारा परिवर्तन यानी प्रोडक्शन आ जाता है। तो यही बात करते हैं हम लोग प्रोडक्शन में। कोई भी आपके पास अगर बुक है तो पहले वो पेड़ से लिया गया, पत्ता लिया गया और फिर धीरे धीरे मैन्युफैक्चर करके आपको बुक या कॉपी बना दी गई, राइट। या अगर आप फैन चला रहे हैं तो फैन में आयरन से पहले आयरन लिया गया, मोटर की व्यवस्था की गई, इलेक्ट्रिसिटी वायर की व्यवस्था की गई और एक प्रोडक्ट बना दिया गया, राइट। अब देखिए आइए कंजम्पशन। उत्पादन का उपयोग हमेशा उपभोग में करना कहलाता है कंजम्पशन। यूज ऑफ द प्रोडक्शन इज कॉल्ड कंजम्पशन। यूज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कंजम्पशन। कहने का मतलब जो भी प्रोडक्शन हमारे पास होगा, जो भी प्रोडक्शन हमारे पास होगा, उसको कोई ना कोई कंज्यूम करेगा ही, कोई ना कोई कंज्यूम करेगा। अब देखिए एक कैसे कंज्यूम के डिफिनीशन, अभी इस पे यार कंफ्लिक्ट खड़ा मत करिएगा, ठीक है, कि सर यहाँ पे कंज्यूम ब्लैक व्हाइट मनी का कॉन्सेप्ट भी मत ले आइएगा, इसकी बात ना करिएगा, अभी बात करेंगे हम, ठीक है। कंजम्पशन सर हथियार बन जाता है, उसका कंजम्पशन, हाँ कोई करने वाला है। अगर सोसाइटी में कोई भी प्रोडक्शन है तो जाहिर सी बात है उसका कंजम्पशन है,
और कंजम्पशन नहीं है तो प्रोडक्शन करके डिमांड क्रिएट भी किया जाता है। हालांकि ये सोसाइटी वेलफेयर के लिए नेगेटिव होता है, सोसाइटी सोसाइटी के लिए, सोसाइटी वेलफेयर के लिए ये बहुत नेगेटिव बात है, मगर फिर भी क्या किया जाता है, ऐसे डिमांड क्रिएट किए जाते हैं जिससे सोसाइटी को बहुत हार्म होती है, ऐसा होता है। तो आइए पहले अभी कंजम्पशन बस इतना समझ लीजिए कि प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन को जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वही हमारा क्या है, कंजम्पशन है। ओके, अब देखिए विदेश व निवेश, इन्वेस्टमेंट। देखिए एक इन्वेस्टमेंट, सीधी सीधी बात समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट का सीधा सीधा हम लोगों का पर्पस ये होता है कि अगर हम लोगों को कोई भी चीज मिला, ठीक, और इन्वेस्ट कर रहे हैं, आफ्टर हमें ये इच्छा बनी रहती है कि हमें कुछ ना कुछ उससे फायदा हो। जैसे सिंपल सी बात बता रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, और सपोज करिए, डायरेक्ट इसको हम नहीं काउंट करते हैं, मान लीजिए इसमें इतना सम टाइम मनी लगा, मगर आगे चल के आप क्या करोगे, जॉब करोगे, ठीक है, और मनी अर्निंग करने का एक पर्पस है, मनी अर्निंग करने का पर्पस है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब ये है, इन्वेस्ट या टाइम, अभी आप स्टडी कर रहे हो, हमारे साथ पढ़ रहे हो, तो पर्पस ये है कि औरों से हमारी लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाए, लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाए, यही पर्पस है ना, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम लोग भी तो मजदूर बने रहते है या नहीं, ठीक। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब ये है, अगर हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर मनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आफ्टर ऑल हमको चाहिए क्या, प्रॉफिट। हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट। तभी हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, चाहे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे व्यक्ति के साथ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट कहने का मतलब क्या निकलेगा यहाँ पे, इनकम। प्रॉफिट कहने का मतलब निकलेगा यहाँ पे इनकम। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब सीधा सीधा कि अल्टीमेटली क्या होना हमें चाहिए, टाइम हो, एनर्जी हो, या फिर मनी हो, हमें चाहिए प्रॉफिट। ये बात क्लियर रखिएगा। ओके, अब एक बात इसी बात पे हम आप लोगों से जिक्र कर ही ले। देखिए इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट और एक्सपेंड में बहुत कम फर्क होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है बड़ा कम है। समझाते हैं कैसे। अभी आप अपना टाइम क्या कर रहे हैं कि बहुत आराम से स्टडी कर रहे हैं और ठीक से स्टडी कर रहे हैं, और आगे चल के आपको क्या मिलेगा, अच्छा आउटपुट मिलेगा, तो ये क्या हुआ, आपका इन्वेस्ट हुआ। या सपोज करिए थोड़ा सा और, कि हम बुक लिए, 100 रुपीज की बुक लिए, और क्या किए, 100 रुपए का बुक लिए और उसको क्या किए, रीड किए, और हमें आउटपुट मिला, आउटपुट मिला, तो वो क्या होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंड क्या होता है, अभी मजे मजे में हम घूमने निकल गए, 1 घंटा टाइम बर्बाद हुआ, पैसे बर्बाद हुए, 100 रुपए पैसे बर्बाद भी हो गए, और बदले में इन फ्यूचर आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा, एक क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। तो इन्वेस्ट और एक्सपेंड में यही फर्क है, निवेश और खर्च में यही फर्क है। निवेश में इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट होगा, खर्च में इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ओके, आइए देखिए विनिमय यानी एक्सचेंज। एक्सचेंज देखिए, मनी का मीनिंग लोग सिर्फ इतना निकालते हैं, मनी मतलब पैसा, जी नहीं, मनी का मतलब होता है गुड्स एक्सचेंज मीडियम, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। मनी का मीनिंग होता है गुड्स एक्सचेंज मीडियम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो विनिमय यानी एक्सचेंज, सुनिए, विनिमय का सामान्य अर्थ होता है वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी एक दूसरे से लेन देन, आदान प्रदान होता है। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्र में विनिमय वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं की खरीद तथा बिक्री से है, खरीद और बिक्री से है। यह क्रिया धनराशि के मूल्य द्वारा दी जाती है। विनिमय दो भाग में बांटा जाता है, कमर्शियल एक्सचेंज एंड ट्रेड एक्सचेंज। इसमें बात करेंगे हम बहुत विस्तार से, मगर एक्सचेंज का मीनिंग बस इतना समझ लीजिएगा, मनी का मीनिंग है गुड्स एक्सचेंज मीडियम, ये आपका क्या है, मनी का मीनिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, ये बात समझ लीजिएगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करेंगे, आइए देखिए ब्रांचेज ऑफ द इकोनॉमिक्स, यानी माइक्रो। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा,
और मैक्रो का मतलब ही होता है एक दूसरे से रिलेट करते हुए बड़ा, रिलेशन विथ ईच अदर each other each other huge यानी बड़ा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स यानी माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा। अब इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कहने का मतलब ऐसे एक्टिविटी जो हम सर्टेन एरिया में यानी एक गांव में एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लेवल पे देखते हैं, तो उसको हम लोग किस में काम काउंट करते हैं, माइक्रो में। और मैक्रो में किसको काउंट करते हैं, जो एक्टिविटी सॉरी डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, नेशनल हो, क्या हो, नेशनल हो एंड इंटरनेशनल हो, एंड क्या हो, इंटरनेशनल हो। ये सारी एक्टिविटी को काउंट करते हैं हम किस में, माइक्रो में हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ओके, और यहाँ पे मैक्रो में हम लोग इंडिविजुअल या पर्टिकुलर कुछ एरिया को ही काउंट करते हैं, या इंडिविजुअल से लेकर आप एक विलेज तक काउंट कर सकते हैं कि एक विलेज में इंडिविजुअल विलेज या फिर पर्टिकुलर कोई एरिया वगैरह देख लिए तो वहीं पे हम लोग काउंट करते हैं, उसी को बात करते हैं हम लोग मैक्रो में। इतना बात क्लियर है या नहीं आप लोगों को? आइए कुछ और बात कर लें इसके बारे में। तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्यतः आर्थिक इकाइयों का इकोनॉमिक्स यूनिट का अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी देखिए यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल की ही बात कर रहे हैं, और इसका प्रोड एडम स्मिथ थे, और इन्होंने एडम स्मिथ ने बात किया था। देखिए हमारे सोसाइटी में ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करता है कि हम लोग जब इंडिविजुअल लेवल से सोशल लेवल तक हमारी एक्टिविटी बहुत मायने रखती है कि हम इंडिविजुअल कैसे हैं और सोशल में कैसे होंगे। और इंडिविजुअल अगर अच्छे हैं तो सोसाइटी भी अच्छा क्रिएट होता है। अगर इंडिविजुअल वेल्थी है तो सोसाइटी भी क्या होगा, वेल्थी ही क्रिएट होगा। ये बात ठीक से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये बात किया जाता है माइक्रो में। तो इसी बात पे एडम स्मिथ अपने बुक में बताते हैं कि किसी सोसाइटी कब बहुत अच्छा या वेल्दी होगा या उनकी परचेजिंग पावर अच्छी होगी, जब इंडिविजुअल परचेजिंग पावर अच्छा होगा। वो अपनी बात करते हैं इस बुक में। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मैक्रो का। मैक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक यानी मैक्रो से हुआ है, और जिसका अर्थ बृहद यानी बड़ा से होता है। और इस प्रकार व्यापक अर्थशास्त्र का सरोकार अर्थव्यवस्था की संपूर्ण निष्पादन क्षमता पर होती है। अर्थव्यवस्था में समस्याओं जैसे मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, महंगाई लिख लीजिएगा अगर आपको कम समझ में है, मुद्रास्फीति, महंगाई, इन्फ्लेशन, यार महंगाई ही लिख लीजिए, ठीक है, या इन्फ्लेशन लिख लीजिए। ओके, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, गरीबी आदि का अध्ययन किया से संबंधित है। इन सारी चीजों का अध्ययन हम लोग यहाँ देखते हैं, और वो भी सिर्फ एक लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे भी देखते हैं। और क्या देखते हैं, एंड इंटरनेशनल लेवल पर भी देखते हैं। किस पे देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी देखते हैं। दोनों लेवल पे देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, आइए नेक्स्ट बात हम लोग कर रहे हैं, सुन लीजिए कुछ बुक के बारे में। क्या है, MHS सस्पेंसर के अनुसार समृद्ध अर्थव्यवस्था का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा उससे बड़े बड़े व्यापक क्षेत्रों से होता है। इसके अंतर्गत ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है, यानी महत्व होता है। बेरोजगारी का स्तर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, इन्फ्लेशन कैसा है, सकल घरेलू आय यानी जीडीपी कैसा है। जैसे आप ये सुनते होंगे कि जीडीपी अभी हम लोगों का डाउन चल रहा है या अप चल रहा है, उस सकल घरेलू आय पर भी डिपेंड करता है, अनएम्प्लॉयमेंट के स्तर पर भी डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर भी बात करते हैं हम लोग इसी पे। ओके, आइए नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में एक अलग शाखा समृद्ध है, और यहाँ पे एक बात और होती है, मंदी। देखिए मंदी कहने का मतलब ये होता है, एक सोसाइटी का स्टेटमेंट जान लीजिएगा कि हमारे यहाँ महंगाई बढ़ना यानी इन्फ्लेशन बढ़ना ठीक है एक रेट तक, यानी अभी रेट भी याद कर लीजिए। अगर महंगाई 2 से 4% के बीच में बढ़ रहा है किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन, तो इसको बहुत सही माना जाता है। मगर किसी कंट्री में मंदी आ जाए तो ये बड़ा डेंजरस माना जाता है। ये किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ही डेंजरस माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे
किसी की परचेजिंग पावर नहीं होगी और कोई परचेज भी नहीं करेगा, तो उस सोसाइटी में बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से हाई चला जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई चला जाता है। इसी की बात करते हैं, तो आइए सुनिए। अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा है जो समृद्ध अर्थव्यवस्था यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स को आरंभ करने से पहले श्री ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेरॉड किन्स ने लिखा था। एक किन्स आए थे और उन्होंने कहा था, जब उन्होंने अपनी बात पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में 1930 के दशक की वैश्विक मंदी की समाधान का सुझाव दिया और कहा कि मंदी की समस्या समाधान अर्थव्यवस्था में छिपा होता है। और एक इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छा एक्टिविटी होती है, जब आप इकोनॉमिक्स की थ्योरी सारे थ्योरी जब फ्लॉप होने लगे, आपका जब भी इकोनॉमिक्स की सारे थ्योरी फ्लॉप होने लगे, तो इकोनॉमिक्स एक अलग डायरेक्शन में अपना राह खोज ही लेता है। हम आपको एक एग्जांपल देकर बताते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट तब पढ़ा होगा। अगर सब लोग गोल्ड की तलाश में निकल पड़े, बहुत लोग हों और सब लोग क्या करें कि हम गोल्ड की तलाश में निकल पड़े, तो आप क्या करो, कुदाल बेचना स्टार्ट कर दो, कुदाल सेल करना स्टार्ट कर दो, कुदाल सेल करना स्टार्ट कर दो। पता नहीं उन्हें गोल्ड मिलेगा कि नहीं, उनकी सफलता निश्चित होगी कि नहीं, मगर आपकी सफलता निश्चित होगी। राइट, बात समझ में आ रहा है। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि अगर सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो इकोनॉमिक्स में खुद अपने आप एक नया दरवाजा खुल जाता है। और ये इकोनॉमिक्स की टेंडेंसी होती है, ये इकोनॉमिक्स की टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होता है कि इकोनॉमिक्स एक पीरियड के बाद इसी तरीके से चलता ही है और ड्रॉप डाउन हो जाता है। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल दे देते हैं। जैसे पहले से जो यूट्यूब पे थे मार्केट में, वो अपना मोनोपोली क्रिएट किए, खूब अच्छा खासा पैसा कमाए, मगर अब यूट्यूब का मार्केट क्या है, डाउन होता जा रहा है। सिर्फ उसके हम लोग प्रचार के लिए यूज करते हैं। आई बात समझ में। तो ऐसा ही होता है। फिर अभी एआई का दौर चला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चला है, तो उसके बाद कोई और दौर चलेगा, तो ऐसा होगा। राइट, आइए देखिए, अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष, यानी हम लोग प्रैक्टिकल बातें इसमें करना स्टार्ट करते हैं कि प्रैक्टिकल पक्ष क्या है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग तथा वस्तुओं के सेवाओं के व्यापार में से संबंधित सभी क्रियाकलाप शामिल है और अर्थव्यवस्था के माध्यम से एक निश्चित क्षेत्र या देश में रहने वाले लोग आजीविका यानी लाइवलीहुड प्राप्त करते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था का व्यवहारिक पक्ष है कि हम लोग क्या करते हैं, आजीविका के चक्कर में पड़े रहते हैं, यानी अपनी बेसिक नीड फुलफिल करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। यह अर्थव्यवस्था का बात है। आइए देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में निहित संसाधनों का लोगों के खुशहाली के लिए किसी भी प्रकार का उपयोग या दोहन किया जाना, इस विवाद पर प्रारंभ है। एडम स्मिथ। अब देखिए, आप कहोगे एक थोड़ा सा विवादित एग्जाम्पल दे दें। अब आप सपोज करिए कि हमारे पास पेड़ ठीक ठाक है इंडिया में, ठीक है, पेड़ ठीक ठाक है, हम काट के उसको क्या किए, टेबल कुर्सी और सब बना दिए। ठीक, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड तो क्या हो गई, हाई हो गई, मगर सोसाइटी में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है, तो देखिए, अगर यही चीज हम लोग वेल बिहेवियर तरीके से करें कि पेड़ जब सूख जाए तो बस उतना ही यूज करें, तो वो क्या होगा, उपयोग होगा। और हरे पौधों को भी हम लोग काट कर क्या करें, उससे ही अपना सारा काम, अपनी जरूरत पूरा करने लगे, तो एक क्या होगा, दोहन होगा। यही बात इसमें कहा जा रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था को देश में निहित संसाधनों का उसके लोगों की खुशहाली के लिए किसी भी प्रकार का उपयोग या दोहन, अपने खुशहाली के लिए उपयोग या दोहन किया जाए, तो ये विवाद प्रारंभ हो जाता है। और एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में यही बात लिखा है, और इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में लिखा हुआ कि आप किसी वस्तु का उपयोग करते हैं या दोहन करते हैं, बस इतना समझ लीजिए कि हम अगर एक लिमिटेशन में किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे लिए ठीक बात है, अच्छी बात है, गुड है, उसका दोहन नहीं कर रहे हैं। मगर यही अधिक उपयोग कर रहे हैं तो उसको एक्सप्लॉइटेशन या दोहन आप कह सकते हैं, उसको एक्सप्लॉइटेशन या दोहन आप कह सकते हैं। तो यही बात एडम स्मिथ भी बोले। सिंपल सा एग्जांपल, अभी मोबाइल आप 2-3-4 घंटे यूज कर रहे हैं, यूज हो रहा है, मगर आप 24 घंटा चला देंगे तो उसका दोहन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल तो परफेक्ट समझ आया होगा। आइए देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार उदारवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी यानी सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स है, और मिक्स इकोनॉमिक्स है।
देखिए, इंडिया के लिए वहाँ के प्रधानमंत्री, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, उनका स्टेटमेंट था कि जितना डाइवर्सिफिकेशन हमारे कॉन्टिनेंट में नहीं है, यूरोप के कॉन्टिनेंट में नहीं है, इंडिया के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, तो देश आजाद कैसे कराओगे? ये स्टेटमेंट हमारे श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनका सीधा सीधा यही स्टेटमेंट था चर्चिल भाई साहब का, और देश हम लोग का आजाद हुआ। तो उस समय हमारे लिए ये भी चैलेंजेस था कि हम सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स पे जाएं या फिर हम लोग यहाँ पे उदारवादी अर्थव्यवस्था पे जाएं, ये हमारे लिए चैलेंजिंग था, या कैपिटलिस्ट पे मूव करें, ये चैलेंजिंग था। तो हम लोग क्या किए, मिक्स इकोनॉमिक्स की तरफ, यानी कैपिटलिस्ट भी रहे और सोशलिस्ट भी रहे, और मिक्स इकोनॉमिक्स की तरफ मूव करके, राइट। देखिए, तो ये देखिए, विकास का आधार का भी वर्गीकरण किया जाता है, वो होता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स, जहां पे अंडर डेवलप्ड कहने का मतलब ये सीधा सीधा पहले सुन लीजिए, और डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड इकोनॉमिक एंड लेस डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक। देखिए, सीधा सीधा यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड लो हो, ठीक है, और वहां पे बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ता हो, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ता हो, एक्सपोर्ट एकदम बिल्कुल लेस हो, और वहां पे रिसोर्सेस की कमी हो। किसकी कमी हो? रिसोर्सेस की कमी हो, रिसोर्सेस की कमी हो, वो आपका जो भी कंट्री होगा वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक में आएगा। और यही कुछ हो कुछ ना हो, वैसी कंट्री की बात हम लोग विकासशील अर्थव्यवस्था में करते हैं, जैसे इंडिया है, और अब हम लोग डेवलप्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर विकसित में क्या होता है, वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड आपका हाई हो जाएगा, इंपोर्ट वहां पे कम करेंगे, एक्सपोर्ट वहां पे बहुत ज्यादा करेंगे, रिसोर्सेस ठीक ठाक अवेलेबल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेवलप्ड। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। दो टाइप के इकोनॉमिक्स होते हैं, एक ओपन इकोनॉमिक्स, यानी हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट आउट ऑफ कंट्री से कर रहे हैं। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, यानी लेन देन आउट ऑफ कंट्री से कर रहे हैं, कंट्री को ही शामिल करिएगा, स्टेट को ना शामिल करिएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपस में हम लोग कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड ट्रेड चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? इंटरनेशनल ट्रेड मूव हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन इकोनॉमिक। क्लोज इकोनॉमिक में हम लोग सर्टेन एरिया में फिक्स हैं, ना इंपोर्ट कर रहे हैं, ना ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड भी नहीं चल रहा है, तो उसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमिक। हम लोग ओपन इकोनॉमिक्स में ही आते हैं। आप अब लगभग किसी भी कंट्री को आइडियल कंडीशन में तो क्लोज इकोनॉमिक नहीं कह सकते, चाहे वो नॉर्थ कोरिया क्यों ना हो, ठीक है, उसको भी जरूरत पड़ ही जाता है यार, कुछ न कुछ चीज का, ठीक है। तो ये हमारे अर्थव्यवस्था का क्लासिफिकेशन था। तो देखिए, अच्छा, थैंक यू का स्लाइड आ गया। तो आज आप लोगों को ये इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 रहा। जैसा भी आपको लगे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।